हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज स्टार्ट करते हैं आपका ओशिनोलॉजी का अगला पार्ट। एक दो पार्ट शायद हम कर चुके हैं और आज स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। जैसा कि आपको पता है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी पीजीटी की डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसके लिए अपन अलग से लाइव सेशन लेके आ रहे हैं जल्दी ही, जो आपको रिवीजन में आपके सहयोगी होगा। ठीक है। और आज ही राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी अनाउंस हुई हैं। 575 वैकेंसी। ठीक है, आज ये अनाउंस हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी की सीट दी हैं 60 सीट। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट भी किया करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की आपकी क्लास। पहला क्वेश्चन है, ज्वार भित्ति देखने को मिलती है। ये ज्वार भित्ति कहाँ पर देखने को मिलती है और ये क्या होती है? देखिए, मैंने आपको बताया था जब नदी समुद्र में मिलती है वो दो प्रकार से मिलती है। एक होता है डेल्टा और एक होता है ज्वार नदमुख, जिसे अपन एस्चुरी भी कहते हैं। देखो, डेल्टा में क्या होता है, नदी समुद्र में गिरने से पहले अपने साथ जो तलछट या अपशिष्ट बहाकर लाती है उसे पहले जमा करती है, उसके बाद समुद्र में मिलती है। यानी कि अपने साथ जो अपशिष्ट ला रही है उसको पहले जमा करेगी और समुद्र में मिलेगी, उसके बाद उसे अपन कहेंगे डेल्टा। लेकिन एस्चुरी या ज्वार नदमुख में क्या होता है कि नदी समुद्र में आके मिलती है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, अब वो अपने अपशिष्टों को मतलब अपना कटाव या अपर्दन की क्रिया उसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी होती है, यानी कि उससे आगे वो अपर्दन नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने साथ कुछ बहाकर नहीं लाती और आगे सीधे समुद्र में मिलती है, आके सीधे समुद्र में मिल जाती है, उसे कहते हैं अपन ज्वार नदमुख। और देखो होता क्या है कि जैसे ये आपका समुद्र तट है, ये समुद्र तट है आपका, और इधर से कोई नदी आ रही है और इस तरह बहती हुई है समुद्र में मिल रही है। अब देखो, ज्वार भाटे के बारे में मैं आपको एक बार बता दूं कि समुद्र की क्षैतिजीय गति जो होती है, समुद्री जल दो प्रकार की गति करता है। पहला क्षैतिज गति और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज गति में क्या होता है, इसमें जल धाराएं आती हैं, और ऊर्ध्वाधर गति में क्या होता है, इसमें ज्वार भाटे आते हैं। यानी जल क्षैतिज रूप में गति करे समुद्री जल, उसे तो कहेंगे जल धाराएं, और जब समुद्री जल ऊर्ध्वाधर गति करे उसे कहेंगे अपन ज्वार भाटे। अब देखो क्या होता है, किसी समुद्र में तट पर नदी आकर मिल रही है, लेकिन उसी टाइम क्या ज्वार आ जाए, उसी टाइम ज्वार आ जाए, यानी कि जल ऊपर उठ जाए, और ऊपर उठते हुए यहाँ पे एक भित्ति का निर्माण होता है, यानी एक दीवार सी समुद्री जल की एक ऐसी दीवार सी खड़ी हो जाती है कि जो समुद्र की जो नदी ज्वार नदमुख में आकर मिल रही है वो ऐसा लगता है कि वो उसको रोक रहा हो, ऐसी एक दीवार बन जाती है, उसे अपन कहते हैं ज्वारीय भित्ति। उसे अपन कहेंगे ज्वारीय भित्ति। तो ये कहां पर देखने को मिलती है आपको, एस्चुरी ज्वार नदमुख के मुहाने पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है, सूर्य की ज्वारीय शक्ति चंद्रमा की शक्ति की तुलना में कितने भाग कम होती है। यानी कि एक इनका दोनों का जो इनकी शक्ति है ज्वारीय, उसको उसका एक अनुपात है, उसको इसके बारे में पूछ रहा है। देखो, जो ज्वार भाटा आता है उसके प्रमुख कारक हैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और दूसरा है पृथ्वी पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल।
और तीसरा है सूर्य का या सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, इनके कारण ज्वार मेनली आता है। तो अब बात करते हैं कि देखो सूर्य पृथ्वी से जितना दूर है उससे कम दूर है चंद्रमा, यानी सूर्य के पृथ्वी के नजदीक यदि बात करें तो सूर्य और चंद्रमा में से कौन सा है, चंद्रमा। देखो ये आपकी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, मून, और ये आपका सूर्य है। तो ये अधिक दूर है और ये कम दूर है। और जब पृथ्वी के चंद्रमा कम दूर है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है। ठीक है, पृथ्वी के सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा कम दूर है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है। और ज्यादातर ज्वार आते हैं वो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही आते हैं। तो इसका क्रम है 4/9, यानी कि 4 सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और 9 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण लगता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन कितनी बार ज्वार आता है। देखो पृथ्वी की हर जगह पर, यानी कि पृथ्वी का जो समुद्र सतह है, समुद्र की सतह पर प्रत्येक जगह पर दिन में 2 बार ज्वार आता है। दिन यानी कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक स्थान पर। लेकिन साउथहैम्पटन एक ऐसी जगह है जहां 4 बार ज्वार आता है। इंग्लैंड के तट पर है ये जगह जहां पर 2 बार तो आता है बेरिंग जल संधि, 2 बार तो आता है उत्तरी सागर से, ठीक है, और 2 बार आता है जिब्राल्टर जल संधि से। इस तरह यहां पे साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आता है, 4 बार ज्वार आता है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, निम्न महासागरीय ज्वारों में से कौन एक जैविक कारकों से उत्पन्न होता है। देखो ज्वार, मैंने आपको 3 कारक तो मेनली बताए जो कि आपको अपन कह सकते हैं प्राकृतिक कारक, जैसे कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये 3 तो प्रकार हैं प्राकृतिक कारक से। लेकिन कुछ ऐसे प्रकार हैं या कुछ ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा ज्वार आता है, जैसे कि किसी समुद्र में परमाणु विस्फोट हुआ, परमाणु विस्फोट के कारण जल ऊपर आया, उसे अपन कहेंगे कृत्रिम कारक, यानी कि अप्राकृतिक कारक बोल सकते हैं। तो उसे अपन कहते हैं लाल ज्वार, यानी अप्राकृतिक कारकों के द्वारा जो ज्वार आता है उसे अपन कहेंगे लाल ज्वार। जैविक कारक या अप्राकृतिक कारक, जैविक कारक या अप्राकृतिक कारक। ठीक है, तो उसे कहेंगे अपन लाल ज्वार। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे होती हैं। महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे होती हैं। सॉरी, मैंने आपको बताया 2 प्रकार से जल 2 प्रकार से गति करता है, ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति। तो ऊर्ध्वाधर गति के कारण क्या होता है, जल ऊपर उठता है, जल का ऊपर
उठना क्या है? ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति, जल का ऊपर उठना क्या है? ऊर्ध्वाधर गति। और ऊर्ध्वाधर गति के कारक मैंने आपको 3 कारक बताए, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और तीसरा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पे हम देखते हैं महासागर में ऊंची जल तरंग यानी जल का ऊपर उठने का क्या कारण है? तो वो कारण है, इनमें से मेनली जो कारण है वो है चंद्रमा का, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो अनुक्रमिक ज्वारों के बीच का औसत समय अंतराल है, यानी कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी। अब देखो पृथ्वी पर इस जगह पे आ रहा है ज्वार, यानी कि इस तरह जल ऊपर उठ रहा है, ऐसे ही इस तरह, यानी कि ये है आपका चंद्रमा, मून, ठीक है। अब देखो चंद्रमा की साइड में, पृथ्वी पर चंद्रमा की तरफ यानी कि चंद्रमा के सम्मुख जो ज्वार आएगा वो तो कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्वार। प्रत्यक्ष ज्वार, और आएगा किस कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण आएगा, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत जगह पर जब यदि ज्वार आएगा, यानी कि एक तो ज्वार चंद्रमा के सम्मुख आएगा और एक जो चंद्रमा के सम्मुख जिस जगह पर आ रहा है पृथ्वी पे, उसके एक विपरीत दिशा में ज्वार आएगा, उसे अपन कहेंगे अप्रत्यक्ष ज्वार। और अप्रत्यक्ष ज्वार आता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ठीक है। यानी कि सम्मुख आएगा चंद्रमा के, वो तो कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्वार, प्रत्यक्ष ज्वार, और वो आएगा किस कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और इसके विपरीत आएगा वो कहलाएगा अप्रत्यक्ष ज्वार, और वो आएगा कहां पे? वो किस कारण आएगा? पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अब देखो इसी स्थान पर यानी कि चंद्रमा के सम्मुख इस स्थान पर कोई ज्वार आ रहा है, तो इसी स्थान पर दूसरा ज्वार यानी क्रमिक ज्वार की बात कर रहा है, दूसरा ज्वार आएगा 12 घंटे 26 मिनट बाद। देखो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है 24 घंटे में, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है 24 घंटे में, तो आधा दिन हो गया 12 घंटे का। देखो यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, इसमें अंतर है 12 घंटे का, लेकिन यहां आ रहा है, इसके तुरंत जो क्रमिक ज्वार आएगा इसके विपरीत ही आएगा, तो 12 घंटे बाद आएगा। अब 12 घंटे में भी जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और चंद्रमा भी इसकी परिक्रमा कर रहा है, जब चंद्रमा घूम के अपनी जगह पर आएगा 24 घंटे बाद, ठीक है, 24 घंटे बाद आएगा, और पृथ्वी उस जगह से थोड़ा और घूम जाएगी, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम जाएगी, तो उसमें अंतर होता है 52 मिनट का। देखो दैनिक ज्वार में 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। लेकिन अर्धदैनिक ज्वार जो होता है उसका क्रमिक ज्वार क्या कहलाता है? अर्धदैनिक ज्वार, उसमें अंतर होता है 12 घंटे 26 मिनट का, 12 घंटे 26 मिनट का। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 12 घंटे 26 मिनट। नेक्स्ट, विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णमासी के समय के आसपास होने वाले उच्च और निम्न ज्वार क्या कहलाते हैं? अमावस्या और पूर्णमासी के समय आसपास होने वाले उच्च और निम्न ज्वार क्या कहलाते हैं? देखो एक स्थिति बनती है सिजगी, यह है आपकी पृथ्वी, यह है आपका चंद्रमा, और यह है आपका सूर्य। एक रैखिक स्थिति में है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रैखिक स्थिति में हो, तो यह स्थिति कहलाती है आपकी सिजगी।
क्या कहलाती है? सिजगी। स्थिति कहलाएगी सिजगी। अब सिजगी में दो प्रकार की स्थिति होती हैं। सिजगी में भी दो प्रकार की स्थिति होती हैं। जब एक तो होता है युति। इस युति में क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इस प्रकार रेखा के रूप में होता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में होगा चंद्रमा। और एक स्थिति होती है वियुति। ये होता है इसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा है वो तो कहलाएगी युति, और सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है, यानी सूर्य, देखो ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया और ये हो गई अर्थ। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा है तो वो है युति, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है तो वो है आपकी वियुति। और ये स्थिति बनती है अमावस्या के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यदि कोई ज्वार आता है उसे कहते हैं अपन बृहद ज्वार, बृहद ज्वार। और ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखो इस दिन अमावस्या पूर्णिमा के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा की स्थिति में होते हैं और दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, इसीलिए बृहद ज्वार आता है इस दिन। और ये स्थिति बनती है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कौन सा ज्वार आता है? बृहद ज्वार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला है, यदि एक स्थान पर साय 6 बजे ज्वार आता है, यदि एक स्थान पर साय 6 बजे ज्वार आ रहा है तो अगला ज्वार कब आएगा? अगला क्रमिक ज्वार की बात कर रहा है। ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है, मून। देखो मैंने आपको बताया है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इस तरह घूम रहा है, ठीक है। और क्रमिक की बात कर रहा है, जब इस स्थान पर ज्वार आ रहा है, यानी इस स्थान पर ज्वार आ रहा है तो दूसरा ज्वार इस स्थान पर कब आएगा? जब चंद्रमा घूमकर यहां आ जाएगा, जब चंद्रमा घूमकर इसके विपरीत आ जाएगा। देखो यहाँ पे तो प्रत्यक्ष ज्वार आ रहा है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, लेकिन इसके विपरीत स्थान पर आ रहा है कौन सा? अप्रत्यक्ष ज्वार, जो कि पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आ रहा है। सेम स्थिति बनेगी जब चंद्रमा घूमकर इस दिशा में आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्रत्यक्ष ज्वार और यहाँ पे आएगा अप्रत्यक्ष ज्वार। अब ये स्थिति कब बनेगी? ये स्थिति बनेगी आपकी 12 घंटे 26 मिनट बाद। इसका कारण मैंने आपको बताया, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है 24 घंटे में, लेकिन पृथ्वी भी अपनी दूरी पर थोड़ी घूम जाती है, तो उस स्थान पर पहुंचने पर चंद्रमा को 52 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो 24 घंटे 52 मिनट में होता है। और अर्धदैनिक ज्वार की यदि बात करें, यानी क्रमिक ज्वार की, तो वो आता है 12 घंटे 26 मिनट बाद। अब देखो साय 6 बजे आ रहा है, तो अगला 12 घंटे 26 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो आएगा सुबह का 6 बजे और 26 मिनट। तो अगले दिन सुबह 6 बजे ये ज्वार आएगा, 6:26 AM। तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? वो है आपकी फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में आता है और लगभग ऊंचाई की यदि बात करें, ऊंचाई की यदि बात करें तो 15 से 18 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। यह है विश्व का। यदि भारत की बात करें, यानी भारत से संबंधित सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहां आता है? वो आता है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में।
जो कि लगभग 2.5 मीटर ऊंचा होता है। तो फंडी की खाड़ी ऑप्शन सी आपका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी ज्वारों के लिए सर्वाधिक संचलन के लिए उत्तरदायी है। देखो मैंने आपको 3 कारक बताए, ज्वार के प्रमुख कारक या कारण 3 बताए थे मैंने। पहला चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, और तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये प्रमुख कारक हैं किसके, ज्वार आने के। लेकिन सर्वाधिक प्रमुख कारक की यदि बात करें तो वो है आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। तो बात करते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है, ये सीधा पूछा है, महासागर का आकार, महाद्वीपों की आकृति, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1687 यानी 1687 में ज्वार भाटा तथा चांद और सूर्य के ज्वार भाटा पैदा करने वाले बल की पहली तार्किक व्यवस्था प्रस्तुत की थी। यानी कि सबसे पहले ज्वार भाटा के जो पैदा करने वाले कारक हैं उनकी तार्किक व्यवस्था सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, तो वो की थी आपके आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है वो इन्होंने ही दिया है, और 1687 में इन्होंने ज्वार भाटा के जो कारक हैं, ज्वार भाटा पैदा करने वाली जो तार्किक कारक हैं उनकी व्यवस्था पहली बार तार्किक व्यवस्था प्रस्तुत की थी। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अन्य 3 से भिन्न है। निम्नलिखित में कौन अन्य 3 से भिन्न है, तो पहला है संतुलन सिद्धांत, दूसरा है प्रगतिशील तरंग सिद्धांत, तीसरा है स्थिर तरंग सिद्धांत। देखो ये तीनों जो सिद्धांत हैं ये संबंधित हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति से। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित हैं, उत्पत्ति से संबंधित। और ये चौथा है ऑप्शन डी, ये है पर्वत निर्माण से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका अलग है, क्योंकि ऊपर जो 3 का सिद्धांत दिए हुए हैं वो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, और नीचे का जो सिद्धांत है ऑप्शन डी वो तापीय संकुचन सिद्धांत, ये पर्वत निर्माण से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन से कारक युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी हैं। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के धरातल पर या समुद्रीय तल पर जो ज्वार आता है और उसका नेक्स्ट उसी जगह पर ज्वार आने में टाइम लगता है 24 घंटे 52 मिनट का। और उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि जब देखो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और चंद्रमा उसके चक्कर काट रहा है, यानी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसी प्रकार ज्वार की स्थिति बनती जाती है। यानी जिस स्थिति पर जिस जगह पर चंद्रमा सामने होगा वहाँ पे ज्वार उत्पन्न होता जाएगा। ठीक है, और जैसे किसी एक जगह पर, जैसे ये जगह है, यहाँ पे ज्वार आ रहा है इस जगह पे, तो इसी जगह पर चंद्रमा आने में
इसी, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। इसी जगह पर चंद्रमा को आने में 24 घंटे लगते हैं, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, एक परिक्रमा 24 घंटे में पूरा करता है। इसी जगह पर चंद्रमा 24 घंटे में आ जाएगा, लेकिन ये जगह, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है, तो ये जगह घूम के थोड़ा आगे हो जाती है, ये जगह घूम के थोड़ा आगे हो जाती है, और इस जगह पर चंद्रमा को पहुंचने में 52 मिनट अतिरिक्त लगती हैं, 52 मिनट अतिरिक्त लगती हैं। और इसी कारण आता है आपका जो अंतर है, ये 52 मिनट का वो। अब देखते हैं, देखो पृथ्वी का घूर्णन इसका प्रमुख कारण है, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चंद्रमा के घूर्णन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और चंद्रमा के परिक्रमण का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन 1 और 4 इसके राइट आंसर हैं, तो 1 और 4 है आपके ऑप्शन डी में। ठीक है, इसका 52 मिनट का जो अंतर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण। अगला है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्षेत्रकलन की स्थिति में आते हैं तो कौन सा ज्वार आता है? क्षेत्रकलन की स्थिति। देखो क्षेत्रकलन की स्थिति से मतलब है यहाँ पे समकोण की स्थिति, समकोण की स्थिति। देखो एक स्थिति ऐसी बनती है, ये पृथ्वी है, ये आपका चंद्रमा है, और ये आपका सूर्य है। यानी कि जब ये तीनों समकोण की स्थिति में हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों समकोण की स्थिति में हो, इस स्थिति में आता है लघु ज्वार। लघु ज्वार स्थिति में आता है, और ये स्थिति बनती है सप्तमी और अष्टमी के दिन, सप्तमी और अष्टमी के दिन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा या क्षेत्रकलन की स्थिति में आते हैं तो कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है? तो वो होता है आपका लघु ज्वार। ठीक है, समकोण की स्थिति में है तो लघु ज्वार, और रैखिक स्थिति यानी कि सिजगी की स्थिति में है तो आपको आएगा बृहद ज्वार। तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। कम ज्वार और उच्च ज्वार के बीच ऊंचाई में लंबवत अंतर से संदर्भित होता है। देखो एक स्थिति होती है, जैसे ये समुद्र तल है, ठीक है, इसके नीचे जल है। अब देखो उच्च ज्वार के समय जल यहां तक पहुंच जाता है, ये है आपका हाई टाइड की स्थिति, उच्च ज्वार तल। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी होती है निम्न ज्वार के समय कि जल यहां पहुंच जाता है, ये है लो टाइड यानी कि निम्न ज्वार तल। अब देखो इन दोनों के बीच, उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल, इन दोनों के बीच जो दूरी होती है उसे अपन कहते हैं ज्वारीय परास। वो स्थिति होती है ज्वारीय परास की। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पूछ रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। एक कम ज्वार और उच्च ज्वार के बीच ऊंचाई में लंबवत अंतर से संदर्भित होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन सी ज्वारीय परास। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण मैंने आपको 3 बताए हैं। पहला है पृथ्वी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, और तीसरा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है,
अब देखते हैं ऑप्शन में, सूर्य के प्रभाव से पृथ्वी की घूर्णन गति से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल, ये तीनों सही हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण बल भी इसका कारण है, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल भी इसका कारण है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होने का कारण है, मैंने आपको प्रत्यक्ष ज्वार और अप्रत्यक्ष ज्वार के बारे में बताया है। ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है। देखो यहां पे जो ज्वार आएगा और इसके विपरीत जो ज्वार आएगा, देखो चंद्रमा के सम्मुख जो ज्वार आएगा उसे अपन कहेंगे प्रत्यक्ष ज्वार, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आएगा। और इसके विपरीत स्थान पर, यानी पृथ्वी के जैसे स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार आ रहा है उसके विपरीत स्थान पर भी ज्वार आता है, जो कि पृथ्वी अपने संतुलन के कारण, वो पृथ्वी के संतुलन के कारण होता है, जैसे पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं, उसे कहते हैं अपन अप्रत्यक्ष ज्वार। ठीक है, अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होने का कारण है। तो अप्रत्यक्ष ज्वार के उत्पन्न होने का कारण मैंने आपको बताया, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अब ऑप्शन देखते हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो प्रत्यक्ष ज्वार का कारण है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी प्रत्यक्ष का है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। यानी अप्रत्यक्ष ज्वार का जो कारण है वो है आपका पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है, एक सेकंड ऐसा करो, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। देखो ज्वार उत्पन्न होने के मैंने अभी आपको तीन कारण, प्रमुख कारण बताए कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अब देखते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा द्वारा महासागरीय जल पर पड़ने वाले गुरुत्वीय खिंचाव, ये बिल्कुल सही है। यानी कि सूर्य एवं चंद्रमा द्वारा जो महासागरीय जल पर खिंचाव यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है उसी के कारण होता है उत्पन्न, ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है साहब, ये सही है। अगला है, महासागरीय सतह पर पड़ने वाली तेज हवा का प्रभाव, महासागरीय सतह पर पड़ने वाली तेज हवा का प्रभाव इसका कारण ये नहीं है। अगला है, महासागरों के कुछ खास भागों में उच्च दाब वाले क्षेत्रों का विकास होना, ये भी इसका सही नहीं है। तट के विरुद्ध टकराने वाली प्रचंड महासागरीय धाराएं, ये भी इसका गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, सूर्य एवं चंद्रमा द्वारा महासागरीय जल पर पड़ने वाला गुरुत्वाकर्षण का जो खिंचाव है वो ही ज्वार उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं पहले क्वेश्चन में, तो ये मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं। अगला है, सिजगी का तात्पर्य। देखो मैंने सिजगी के बारे में आपको बताया कि ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। ठीक है, ये तीनों, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तीनों एक रैखिक स्थिति में हो। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब एक रैखिक स्थिति में हो तो इस स्थिति को अपन कहते हैं सिजगी। सिजगी, समझ आया आपको? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक रैखिक स्थिति में हो तो उसे अपन कहते हैं सिजगी। और सिजगी की मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में दो स्थिति बताई हैं, युति और वियुति। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की ऐसी स्थिति बनती है, यानी कि
सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक स्थिति में हो, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तो कहलाएगी वियुति। और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक स्थिति में हो वो कहलाती है वियुति। देखो देखो ये जो स्थिति है ये तो है आपकी युति, और ये जो स्थिति है ये है वियुति। अब देखो इसकी स्थिति का क्या मतलब है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है तो वो है युति, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है तो वो है वियुति। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन। सेज की स्थिति, सूर्य के ठीक नीचे पृथ्वी की स्थिति, तो ठीक नीचे की बात नहीं है, तो ये तो रैखिक बात कर रहे हैं अपन। पृथ्वी के लंबवत चंद्रमा की स्थिति, लंबवत की भी वही समकोणीय स्थिति की बात कर रहा है, ये भी गलत है। पृथ्वी के एक ही हिस्से में नवचंद्र तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा, पृथ्वी के एक ही हिस्से में नवचंद्र और तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा। अगला है एक ही समय बृहद एक लघु ज्वारों का घटित होना, एक ही समय बृहद और लघु ज्वारों का घटित होना। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के एक ही हिस्से में नवचंद्र तथा सूर्य को मिलाने वाली, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर होगा एक ही समय बृहद एक लघु ज्वारों को घटित होना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लघु ज्वार अपेक्षाकृत छोटे होते हैं क्योंकि, लघु ज्वार अपेक्षाकृत छोटे होते हैं क्योंकि, देखो मैंने लघु ज्वार के बारे में आपको बताया कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोणिक स्थिति में हो, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोणिक स्थिति में हो, तो इस समय आता है लघु ज्वार। और लघु ज्वार से क्या मतलब है कि लघु ज्वार में जल अपेक्षाकृत ज्वार से नीचा रहता है, यानी कि एक ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार में जल ज्यादा ऊंचा जाता है, यानी ज्यादा ऊंचा उठता है, लेकिन लघु ज्वार में कम ऊंचा उठता है, तो उसे कहते हैं अपन लघु ज्वार। और ये आता है, मैंने आपको बताया, सप्तमी और अष्टमी के दिन, सप्तमी और अष्टमी के दिन, ठीक है, जब ये तीनों समकोणिक स्थिति में होते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, सूर्य एवं चंद्रमा एक साथ कार्य नहीं करते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को प्रभावहीन बना देते हैं, यह रात में होता है। अब देखो ये पृथ्वी है, इधर तो पड़ रहा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और इधर पड़ रहा है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, तो ये दोनों गुरुत्वाकर्षण जब पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में आता है लघु ज्वार, जो ऑप्शन सी में आपको बताया है कि सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को प्रभावहीन बना देते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इस कारण आता है लघु ज्वार। नेक्स्ट, अगला है ज्वारीय काल का तात्पर्य है, यानी कि ज्वारीय काल से क्या संबंध है, यानी इसका क्या मतलब है ज्वारीय काल। मैंने आपको बताया था ज्वारीय काल के बारे में कि एक ही स्थान पर, यहां लिख लेते हैं, एक ही स्थान पर एक ज्वार के बाद, एक ज्वार के बाद दूसरा क्रमिक ज्वार जो आता है, एक ज्वार के बाद दूसरा क्रमिक ज्वार जो आता है, ज्वार आता है, इन दोनों के अंतराल को, इन दोनों ज्वारों के अंतराल को, इन दोनों ज्वारों के अंतराल को ज्वारीय काल कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ज्वारीय काल कि एक ही स्थान पर एक ज्वार के बाद दूसरा क्रमिक ज्वार जो आता है, इन दोनों के बीच के अंतराल को कहते हैं अपन ज्वारीय काल। और इन दोनों के बीच का जो अंतराल है उसे अपन कहते हैं, देखो दैनिक ज्वार के अगर बात करें, यानी कि एक बृहद ज्वार के बाद दूसरा बृहद ज्वार, वो तो आता है 24 घंटे 52 मिनट बाद,
लेकिन एक क्रमिक ज्वार यानी एक स्थान पर एक ज्वार दीर्घ ज्वार आता है, एक आता है लघु ज्वार। इन दोनों के बीच के टाइम की अगर बात करें तो वो होता है 12 घंटे 26 मिनट के बाद। अब देखते हैं ऑप्शन। 12 घंटे का समयांतराल एवं बृहद एवं लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला है बृहद एवं लघु ज्वारों के बीच का समय। अगला है क्रमागत बृहद एवं लघु ज्वारों के बीच 12 घंटे 26 मिनट का समय अंतराल। दो क्रमागत शीर्षों के बीच का समय अंतराल। तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, 12 घंटे का समय अंतराल, 12 घंटे की बात कर रहा है तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी है आपका, क्रमागत बृहद एवं लघु ज्वारों के बीच 12 घंटे 26 मिनट का जो समय अंतराल होता है उसे अपन ज्वारीय काल कहते हैं। तो ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? तो मैंने आपको स्थिति बताई है। एक तो रैखिक स्थिति होती है इनकी, जिसके हम सिजगी कहते हैं, और सिजगी में भी दो स्थितियां होती हैं, युति और वियुति। ठीक है, और उसके अलावा एक समकोणिक स्थिति होती है। उसके अलावा एक समकोणिक स्थिति होती है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक समकोणिक स्थिति में होते हैं, जो कि सप्तमी और अष्टमी वाले दिन ये होता है। अब देखते हैं ऑप्शन। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार भाटा आता है, सही बात है। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं, जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, ऑप्शन ए ही है इसका राइट आंसर, कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, लघु ज्वार चंद्रकला के निम्नलिखित में से किस पक्ष में घटित होते हैं? तो देखो लघु ज्वार की मैंने आपको स्थिति बताई है। लघु ज्वार आते हैं सप्तमी और व अष्टमी के दिन। अष्टमी के दिन, और वो भी प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश में। यानी कि महीने के 4 चतुर्थांश हैं, जिसमें से प्रथम और तृतीय चतुर्थांश की जो सप्तमी और अष्टमी होती है उस दिन आते हैं लघु ज्वार। जो चंद्रकला हैं, चंद्रमा के हिसाब से जो कलाएं, चंद्रमा जो अपनी कलाएं करता है, यानी कि पूर्णिमा, एकादशी या सॉरी अमावस्या और पूर्णिमा के बीच जो अपनी कलाएं बनाता है, यानी छोटे छोटे चंद्रमा का पहले थोड़ा भाग दिखता है, फिर उसके बाद उसके ज़्यादा और पूर्णमासी के दिन तक पूरा चंद्रमा दिखता है, उनको कहते हैं अपन चंद्रकलाएं। तो ये सप्तमी व अष्टमी के दिन लघु ज्वार आता है प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश में। तो ऑप्शन में है ऑप्शन बी, प्रथम एवं तृतीय पक्ष में आता है आपका लघु ज्वार। अगला है, मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। मिश्रित ज्वार भाटा, ऑप्शन देखते हैं। दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार भाटा के मिश्रित वैकल्पिक क्रम को, दैनिक और अर्धदैनिक। देखो मैंने दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार के बारे में आपको बताया है कि एक ही स्थान पर 24 घंटे 52 मिनट बाद जो ज्वार आता है वो तो कहलाता है दैनिक ज्वार। ठीक है, और एक ही स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट बाद जो ज्वार आता है वो कहलाता है अर्धदैनिक ज्वार। पहला है दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार ये तो है 24 घंटे 52 मिनट बाद जो आता है। और एक है अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार आता है 12 घंटे 26 मिनट बाद। और इन दोनों का जो मिश्रित वैकल्पिक क्रम है उसे अपन कहते हैं मिश्रित ज्वार। दैनिक, अर्धदैनिक ज्वार भाटा के मिश्रित वैकल्पिक क्रम को कहते हैं मिश्रित ज्वार। तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। दैनिक ज्वार आता है 24 घंटे 52 मिनट के बाद, अर्धदैनिक ज्वार आता है
12 घंटे 26 मिनट बाद। ठीक है, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। अगला है, नीचे तो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक और दूसरे को कारण आर से वर्गीकृत किया गया है। दिए गए यूट में अपना उत्तर चुनिए। यानी कि कथन और कारण दिए हुए हैं, हमको उनको देखना है। बसंत ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या से को उत्पन्न होते हैं। देखो बसंत ज्वार की यदि बात करें तो बसंत ज्वार ही हम किसको कहते हैं, दीर्घ ज्वार को बसंत ज्वार कहते हैं। दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार, और इनके बारे में मैंने आपको बताया है कि दीर्घ ज्वार अमावस्या व पूर्णिमा के दिन ही आते हैं। अगला है, पूर्णिमा एवं अमावस्या को सूर्य तथा चंद्रमा सदैव पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। समकोण पर नहीं होते, कैसे होते हैं, रैखिक स्थिति में होते हैं। पूर्णिमा व अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रैखिक स्थिति में होते हैं, और उस समय स्थिति बनती है कौन सी, सिजगी की स्थिति बनती है। तो ये आपका गलत है। तो पहला कथन की यदि बात करें तो बसंत ज्वार पूर्णिमा व अमावस्या के दिन उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बसंत ज्वार को ही हम दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार कहते हैं, और ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही आते हैं। तो कथन बिल्कुल सही है। और कारण की यदि बात करें तो पूर्णिमा एवं अमावस्या को सूर्य तथा चंद्रमा सदैव पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। समकोण पर नहीं होते, कैसे होते हैं, रैखिक होते हैं। तो ये इसका कारण जो है गलत है, यानी कि कथन सही है और कारण गलत है। देखते हैं ऑप्शन ए स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी सी। तो ये गलत है, सही है आपका ऑप्शन सी, यानी ए सही है और परंतु आर गलत है, यानी कि कथन सही है और इसका कारण गलत है। नेक्स्ट, अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण के रूप में दिया गया है। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण बी के रूप में दिया गया है। एक सेकंड, हाँ देखते हैं। नीचे दिए गए कथन हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। तो पहला देखते हैं, पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा से उत्पन्न होता है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे हमने वो 4-9 वाला इनका वो देखा था कि चंद्रमा कम नज़दीक है पृथ्वी के और सूर्य अधिक दूर है, यानी चंद्रमा नज़दीक है, सूर्य दूर है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, जिसके कारण ज्वार आते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उससे कम लगता है। तो देखते हैं, पहला, पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि चंद्रमा अधिक नज़दीक है और सूर्य दूर है। दूसरा है, चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के ज़्यादा समीप है। तो सूर्य पृथ्वी के ज़्यादा समीप नहीं है, क्या है, चंद्रमा समीप है। इसमें भी आपका ए सही है और आर गलत है, यानी पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। और कारण की यदि बात करें तो चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के नज़दीक है, यानी कि सूर्य नहीं, चंद्रमा सूर्य से नज़दीक है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन सी होगा। सी सही, सॉरी ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सही सापेक्षिक स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है। चंद्र ग्रहण के दौरान देखो, यह सूर्य है, सन, और ये है अर्थ यानी पृथ्वी, और ये है चंद्रमा यानी मून। अब ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ गई तो सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, और उस स्थिति में ही चंद्र ग्रहण होता है। उस स्थिति में ही आपका चंद्र ग्रहण होता है।
अब देखते हैं आपके ऑप्शन में, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच सूर्य आएगा तो चंद्र ग्रहण नहीं होगा। पृथ्वी तथा, हाँ, फिर है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी, तो सूर्य तथा चंद्रमा के बीच यदि पृथ्वी आ रही है तो चंद्र ग्रहण होगा। अगला है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच यदि चंद्रमा आ जाता है तो यहाँ पे होगा आपका सूर्य ग्रहण। सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी सीधी रेखा में नहीं होते, लेकिन इसमें कैसे होते हैं, सीधी रेखा में ही होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। नेक्स्ट, अगला है पृथ्वी के चंद्र विमुख भाग में ज्वार उत्पन्न होने का कारण है। पृथ्वी के चंद्र विमुख भाग में, मैंने आपको बताया था पृथ्वी के, जैसे ये पृथ्वी है और ये है चंद्रमा। अब देखो इस जगह पे जो ज्वार आएगा और इस जगह पे जो ज्वार आएगा, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया था, ये तो है प्रत्यक्ष ज्वार। और प्रत्यक्ष ज्वार आने का कारण क्या है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और इसके विपरीत स्थान पर जो ज्वार आता है उसे अपन कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। और ये अप्रत्यक्ष ज्वार जो आता है ये आता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण। अब देखते हैं आपके ऑप्शन। सूर्य के आकर्षण बल की बहुलता के कारण आता है क्या पृथ्वी के विमुखी, चंद्र विमुखी भाग पर। देखो ये सम्मुख भाग है इसका, चंद्रमा के सम्मुख, और ये चंद्रमा का विमुख भाग है। चंद्रमा के आकर्षण बल की बहुलता के कारण, जी नहीं, अपकेंद्रीय बल की बहुलता के कारण। तो अपकेंद्रीय बल की बहुलता के कारण ही मैंने आपको बताया है, यानी कि चंद्रमा के सम्मुख भाग के विपरीत जो विमुख भाग होता है उस पर अपकेंद्रीय बल की जो बहुलता होती है उसके कारण ही आता है ज्वार, जो इसको अपन अप्रत्यक्ष ज्वार भी कहते हैं। चंद्रमा के सम्मुख जो आता है उसे प्रत्यक्ष ज्वार, और चंद्रमा के विमुख जो आएगा उसे अप्रत्यक्ष ज्वार। तो ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। तो ये थी आपकी ज्वार भाटा से संबंधित कुछ क्वेश्चन की क्लास, और आगे ये अपन समुद्र के विज्ञान के भी 1-2 क्लास बची हैं वो आपको कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद अपन ह्यूमन ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल में आगे बढ़ेंगे। तो यदि वीडियो आपको यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।